Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर के मॉड्यूल्स। ठीक है, देखो अगर आपने नेमराज सुंदा और आर.के. शर्मा की बुक जो है वो ऑलरेडी पढ़ रखी है अच्छे से, तो आपको जरूरत नहीं है ये वीडियोस देखने की। बट अगर आपको कोई डाउट है उन बुक्स में, आपने पढ़ी है बट आपको डाउट है, ठीक है, तो आप अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपने बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी हैं तो आप इन वीडियोस को जरूर देखना। ठीक है, बेसिकली हम लोग ये जो वीडियोस बना रहे हैं जनरल एग्रीकल्चर के ऊपर, ये आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला मॉड्यूल। देखो सबसे पहले है हमारे पास इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस। ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में जो जो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस आई हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में जो जो भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस आई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है व्हाइट रेवोल्यूशन। जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो रेवोल्यूशन आया था उसे बोला जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन। तो व्हाइट रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो है वर्गीस क्यूरियन। ठीक है, वर्गीस क्यूरियन जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं और ये अमूल के फाउंडर हैं। ठीक है, जो वर्गीस क्यूरियन है ये अमूल के फाउंडर हैं और व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं। ठीक है, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया था और ये इन्हें काफी सारे अवार्ड मिले थे इस रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन जो रिलेटेड है वो है फिश प्रोडक्शन के। ठीक है, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है ब्लू रेवोल्यूशन। और ब्लू रेवोल्यूशन के जो फादर हैं इंडिया में वो है डॉक्टर हीरालाल चौधरी। ठीक है, डॉक्टर हीरालाल चौधरी जो हैं ये ब्लू रेवोल्यूशन के फादर हैं इंडिया में। और 1960s मिड 1960s में ये जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राउन रेवोल्यूशन। जो ब्राउन रेवोल्यूशन है वो रिलेटेड है फूड प्रोसेसिंग से। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है ब्राउन रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन रिलेटेड है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। ठीक है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए जो रेवोल्यूशन लाया था वो ग्रे रेवोल्यूशन बोलते हैं उसे। येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड है ऑयल सीड प्रोडक्शन से। रेड रेवोल्यूशन रिलेटेड है टोमेटो प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन से। ठीक है, देखो जो मिल्क है हमारा वो व्हाइट होता है इसलिए व्हाइट रेवोल्यूशन। जो फिश है वो पानी में रहती है, ठीक है, पानी के लिए ब्लू रेवोल्यूशन। फूड प्रोसेसिंग के लिए ब्राउन रेवोल्यूशन यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए ग्रे रेवोल्यूशन। ठीक है, जो येलो रेवोल्यूशन आई थी वो ऑयल सीड से आई थी। तो जो ऑयल सीड्स है हमारे, मस्टर्ड है जो हमारा वो येलो कलर का होता है तो इसलिए येलो रेवोल्यूशन। टोमेटो और मीट का जो कलर होता है वो रेड होता है इसलिए रेड रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आप ऐसे इनको याद रख सकती हो कि कौन सी जो किस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सा रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो पिंक रेवोल्यूशन। जो पिंक रेवोल्यूशन है वो रिलेटेड है प्रॉन प्रोडक्शन एंड अनियन प्रोडक्शन से। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड है फूड प्रोडक्शन से। राउंड रेवोल्यूशन जो है वो पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, जो सिल्वर रेवोल्यूशन आया था वो आया था एग प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन से। ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन जो आया था वो आया था बायोफ्यूल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसमें जो हमारी फूड ग्रेन की प्रोडक्शन थी वो अबाउट 300% इंक्रीज हुई थी। एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन था हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर फादर की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इसके फादर हैं डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग। ठीक है, डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग इसके फादर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड अगर बात की जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है तो एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं वो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं। ठीक है, तो एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं इंडिया में और डॉक्टर एन.ई. जो बोरलॉग हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं पूरे वर्ल्ड में। और डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज से भी जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, और एम.एस. स्वामीनाथन को भी बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए थे। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो हमारी
प्रोविजन ऑफ फूड, न्यूट्रिशनल एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी टू फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, देखो फूड, न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी हमारी फ्यूचर जो जनरेशंस है उनके लिए, जो हमारे न्यूट्रिशन, फूड और इन्वायरमेंट को सिक्योर रखना अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। ठीक है, तो उस रेवोल्यूशन को बोला गया है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। जो रेनबो रेवोल्यूशन है वो रिलेटेड है ऑल सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के सारे सेक्टर से रिलेटेड है रेनबो रेवोल्यूशन। ठीक है, रेनबो रेवोल्यूशन जो है ये हमारी सारे सेक्टर जो है एग्रीकल्चर के उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिशिएंसी इफेक्ट्स एंड मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन। ठीक है, जो विटामिन होते हैं हमारे, उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है और उनके क्या क्या मेजर सोर्सेज हैं विटामिन के। ठीक है, जो विटामिन ए है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनोल। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, जो रात में दिखना है वो बंद हो जाता है। ठीक है, ग्रोथ फेलियर हो जाता है, जो ग्रोथ होती है एक पर्सन की वो रुक जाती है। एक्सिरोफ्थैल्मिया, इसमें क्या होता है कि जो हमारी आईज की टीयर डक्ट होती है, ठीक है, उससे वो बंद हो जाती है और हमारी आंखों से आंसू नहीं आते। ठीक है, तो वो होता है एक्सिरोफ्थैल्मिया। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात में दिखना बंद हो जाता है, ग्रोथ फेलियर हो जाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती अच्छे से, और जो हमारी आईज में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं विटामिन ए, हमें कहां कहां से मिलता है, लिवर, मिल्क, कैरेट, पपाया एंड मैंगो। ठीक है, तो ये जो है रिच सोर्सेज हैं विटामिन ए के। विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम है वो है थायामाइन। ठीक है, इसकी जो डेफिशिएंसी से बेरी जो है डिसीज हो जाती है। देखो बेरी में क्या होता है कि वीकनेस हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है इसमें, और जो फीट होते, जो हमारे पैर होते हैं, ठीक है, वो स्वोलन हो जाते हैं उनमें। ठीक है, तो ऐसा होता है बेरी में, बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो जाती है, भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, और बहुत वीकनेस हो जाती है। ठीक है, इसके जो रिच सोर्सेज है वो है राइस पॉलिशिंग, जो पॉलिश्ड राइस होते हैं। ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स, जो हमारी हरी सब्जियां होती हैं पत्ते वाली, जैसे कि पालक हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे सारे फिश और एग। ठीक है, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसकी जो डेफिशिएंसी से फोटोफोबिया हो जाता है। देखो फोटोफोबिया में क्या होता है कि जब ब्राइट लाइट होती है, ठीक है, जो ब्राइट लाइट होती है उससे बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लग जाती है उस पर्सन को। ठीक है, उसकी आईज को बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लग जाएगी ब्राइट लाइट से, उसको थोड़ा अबनॉर्मल लगेगी ब्राइट लाइट। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फोटोफोबिया। इन्फ्लेम्ड लिप्स, इसमें जो लिप्स हैं वो सूज जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं, और स्किन पे क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से। और उसके जो रिच सोर्स हैं वो है मिल्क पाउडर, फिश एंड पल्सेस। ठीक है, विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम है नियासिन। ठीक है, इसकी जो डेफिशिएंसी से वो हो जाता है पेल्ग्रा एंड ब्लैक टंग। ठीक है, देखो पेल्ग्रा में क्या होता है कि जो स्किन है, ठीक है, उसमें बहुत सारे रैशेस पड़ जाती हैं, बिल्कुल जो है स्किन जो है हमारी वो पूरी रेड कलर की हो जाती है। ठीक है, इतने सारे रैशेस पड़ जाते हैं और इससे डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सारे सिम्टम्स होते हैं पेल्ग्रा में, और ब्लैक टंग हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है विटामिन B6, जिसका साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्साइन। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है डीजनरेशन ऑफ नर्व्स। ठीक है, देखो जो हमारी नर्व्स होती हैं, चाहे वो ब्रेन में हो या फिर बॉडी में हो, उनका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखो नर्व्स का काम क्या होता है, नर्व्स का काम होता है कि जो भी हमारी बॉडी जो है काम कर रही है, उसका जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंचाती है नर्व्स। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी काम कर रही है उसका जो सिग्नल है ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है नर्व्स का, और जो नर्व्स है उनका डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारा जो सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, और ऐसे जो है सिम्टम्स होने वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो रिच सोर्स हैं वो है यीस्ट, व्हीट ग्राम एंड लेग्यूम्स। ठीक है, जो दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, वो क्रॉप सारी। विटामिन B12 जो है उसका साइंटिफिक नेम है कोबालोमाइन। ठीक है, इसकी जो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। पर्निशियस एनीमिया होता है जब रेड ब्लड सेल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, वो मतलब जो बनने हमारे जो
रेड ब्लड सेल्स जो बनते हैं हमारी बॉडी में वो कम बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी उतनी रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो उसे पर्निशियस अनीमिया बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो स्किन का कलर है वो पेल हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल ही येलो कलर हो जाएगा और उसमें बहुत ही ज्यादा वीकनेस आ जाएगी, ठीक है, जो मतलब कि ब्लड की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में पर्निशियस अनीमिया से, ठीक है। और इसके जो रिच सोर्स है इसके एनिमल फूड है, ठीक है, जो भी एनिमल फूड होते हैं जैसे लिवर, मीट, फिश, एग, ये सारे जो है विटामिन B12 के रिच सोर्सेज हैं। विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी जो है वो हो जाता है। स्कर्वी जो डिसीज है इसमें क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पर्निशियस एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन ही कम होता है हमारी बॉडी में, बट स्कर्वी में क्या होता है कि जो बाद में ब्लीडिंग के साथ जो है बहुत ही ज्यादा ब्लड बाहर निकल जाता है और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो वैसे कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अगर स्कर्वी को नहीं ट्रीट किया जाता तो इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन के साथ और ब्लीडिंग के साथ बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो निकल जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है, और इससे जो है पर्सन की डेथ भी हो सकती है स्कर्वी से, ठीक है, अगर इसको नहीं ट्रीट किया जाता तो, ठीक है। तो इससे क्या होता है ब्लीडिंग जो है वो अगर कहीं पे कोई कट लग गया तो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होगी कि वो रुकेगी नहीं। जो आपका जो हमारा वो जख्म होगा किसी में, ठीक है, किसी पर्सन पे अगर इसको स्कर्वी है उसमें उसका कोई वाउंड हो गया, उसको कोई जख्म लग गया, कट लग गया, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगा, उससे बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होगी और उस ब्लीडिंग से एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है अगर स्कर्वी जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे है, ठीक है। तो इसके जो रिच सोर्स हैं वो है एनोला, गावा एंड सिट्रस, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स हैं वे इसमें बहुत ही ज्यादा विटामिन सी होता है, ठीक है, तो ये रिच सोर्स है विटामिन सी के। विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, इससे जो है विटामिन डी से मेनली जो है बोन्स की डिसीज होती है, ठीक है। बोन्स की डिसीज जो होती है वो मेनली विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। इसमें रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है कि जो बोन्स है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती बोन्स की, ठीक है। पिजन चेस्ट इन चिल्ड्रन, पिजन चेस्ट जो होती है इसमें जो चेस्ट की जो बोन्स होती हैं वो अच्छे से नहीं आ पाती और जो चेस्ट है वो ऐसे जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है चेस्ट में, ठीक है, तो उसे पिजन चेस्ट बोला जाता है। ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, इसमें जो है जो बोन्स हैं हमारी वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। इसके जो रिच सोर्स हैं विटामिन डी के वो है सनलाइट, फिश एंड लिवर ऑयल, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरोल। इसकी डेफिशिएंसी से स्टेरिलिटी हो जाती है। देखो स्टेरिलिटी होती है जब किसी पर्सन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो जो पर्सन आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता उसे बोला जाता है स्टेराइल, ठीक है। जो पर्सन आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता उसे स्टेराइल बोला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसके जो रिच सोर्स है वो है आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। विटामिन एच जिसको बायोटिन बोला जाता है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से डर्माटाइटिस हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि स्किन की डिसीजेस हो जाती हैं, ठीक है, स्किन पे रैशेस पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, आर्म्स पे, लेग्स पे, इवन हेयर पे, ठीक है, फेसेस पे क्या होने लग जाता है कि स्किन पे रैशेस, रेड कलर के रैशेस पड़ने स्टार्ट हो जाती हैं, मेनली स्किन की डिसीजेस हो जाती हैं। बायोटिन की डेफिशिएंसी से जो हमारे नेल्स हैं उनका ग्रोथ भी नहीं हो पाता, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, नेल्स बहुत जल्दी टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इससे और क्या होता है, हेयर फॉल होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर किसी के हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको बायोटिन की जो डेफिशिएंसी है वो होती है, ठीक है। विटामिन के को बोला जाता है फाइलोक्विनोन। इससे क्या होता है, डिलेड क्लॉटिंग। देखो क्या होता है कि जब हमारा जो कई बार क्या होता है कि हमारे जो है इंजरी हो जाती है, छोटा सा कट लग जाता है, ठीक है, मान लो कि हमारे हाथ पे छोटा सा कट लग गया, उसके बाद क्या हो जाता है कि हमारा जो ब्लड है वो बाहर निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद ब्लड अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है, उसके ऊपर एक थिक सी लेयर आ जाती है, ठीक है, उसे बोला जाता है क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है।
तो उसके ऊपर एक थिक लेयर आ जाएगी और उसके बाद जो क्या होगा, जो हमारी स्किन है, ठीक है, जो स्किन है वो आ जाती है और हमारा जो स्किन है वो हमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है बाद में, थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो हमारी जो इंजरी होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, तो उसे बोला जाता है क्लॉटिंग, जब हमारा खून निकलना बंद होता है और उसके ऊपर एक थिक लेयर आ जाती है। तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो तो हमारी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो बहता जाता है, ठीक है। तो थोड़ी अगर यहाँ पे अगर 2 मिनट तक ब्लड निकल रहा है तो यहाँ पे 10 मिनट तक ब्लड निकलता रहेगा और उसके बाद जो है उस पे ब्लड क्लॉटिंग होगी, उसके बाद जो ब्लड की थिक लेयर है वो आएगी, फिर खून बहना बंद होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि एनीमिया हो जाता है, ठीक है, ब्लड की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो, ठीक है। तो इसके जो रिच सोर्स है वो है कॉलीफ्लावर, लिवर एंड सोयाबीन, ठीक है। फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया में क्या होता है कि एचबी जो हमारा हेमोग्लोबिन है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके जो रिच सोर्स हैं वो है पालक, करौंजा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सारी की सारी जो है आयरन रिच होती हैं, ठीक है। जो पालक है उसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है जिसकी वजह से एनीमिया जो है वो दूर हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स हैं हमारे पास, इसमें देखेंगे कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका कौन सा पार्ट यूज होता है, उसमें क्या केमिकल कंटेंट होता है और उस मेडिसिनल प्लांट को किस यूज में लिया जा सकता है, ठीक है। जो बेलाडोना होता है उसका साइंटिफिक नेम है एट्रोपा बेलाडोना। इसका जो पार्ट यूज होता है वो लीव्स यूज होते हैं इसके, और इसमें जो केमिकल कंटेंट होता है वो होता है एट्रोपाइन, ठीक है। इसका जो यूज होता है वो न्यूरोलॉजिक पेन जो होती है उन्हें रिड्यूस करने में इसका यूज होता है, ठीक है। तो अगर नर्वस सिस्टम में जो कोई इंजरी हो जाए या कोई डिसीज हो जाए नर्वस सिस्टम की, तो उसको रिड्यूस करने में, उस डिसीज को ठीक करने में जो बेलाडोना प्लांट है उसे यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अश्वगंधा, जिसे विदानिया सोमनीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। इसके रूट्स यूज किए जाते हैं, इसमें केमिकल कंटेंट होता है विदानाइन, ठीक है। इसे जनरल मेडिसिन में यूज किया जाता है अश्वगंधा को। और अश्वगंधा का क्या यूज है, अश्वगंधा को मेनली यूज किया जाता है इंसोमिनिया को ठीक करने में, इंसोमिनिया को ट्रीट करने में, ठीक है। देखो इंसोमिनिया होता है अगर किसी को नींद नहीं आ रही, ठीक है, स्लीप की जो प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका जो साइकिल है नींद का वो ठीक नहीं होता, ठीक है, किसी को नींद नहीं आती बिल्कुल भी, तो उसे इंसोमिनिया बोला जाता है। तो अश्वगंधा जो है इसके लिए अश्वगंधा को एक वरदान माना जाता है, ठीक है। तो अगर किसी को नींद नहीं आती तो उसका जो साइकिल ठीक करने के लिए, ठीक है, कि उसका वेकअप और स्लीप का एक साइकिल होता है ना हमारा, कि हम रात में सोते हैं फिर जागते हैं फिर सोते हैं, एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो उस साइकिल को ठीक करने के लिए अश्वगंधा जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। सर्फगंधा, जिसे रोवोल्फा सर्पेंटिना बोला जाता है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। इसका जो पार्ट यूज होता है वो रूट्स यूज होते हैं, इसमें जो केमिकल कंटेंट होता है सर्पेंटाइन रेसिपाइन, ठीक है। इसका जो यूज किया जाता है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में, अगर किसी को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, उसका बीपी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो हमारी टेंशन रिलीफ करने के लिए जो मेडिसिनल प्लांट यूज किया जाता है वो है सर्फगंधा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है सफेद मूसली। सफेद मूसली का जो साइंटिफिक नेम है वो है क्लोरोफाइटम स्पीशीज, ठीक है। जो रूट्स है इसके वो यूज किए जाते हैं और इसमें केमिकल कंटेंट होता है सैपोनिन। इसका जो यूज है वो डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है सफेद मूसली को, ठीक है, नोन एज सेकंड शिलाजीत, इसको सेकंड शिलाजीत बोला जाता है। ओपियम पोपी, जिसका नाम है पेपावर सोमनीफेरम, इसका फ्रूट जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें जो केमिकल कंटेंट होता है वो है मोरफाइन, कोडाइन एंड नेक्रोटिन, ठीक है। तो इसका जो यूज है वो पेन किलर के लिए यूज किया जाता है, इसको गॉड ऑफ स्लीप, ठीक है, अगर इसको नींद की प्रॉब्लम है तो इसके लिए ओपियम पॉपी यूज किया जाता है। क्योर ल्यूकेमिया, ठीक है, जो ब्लड कैंसर होता है, ठीक है, ब्लड कैंसर होता है उसको ट्रीट करने के लिए भी ओपियम पॉपी का जो यूज है वो किया जाता है, ठीक है। बट इसको नाउ टाइम्स इसको एज अ ड्रग भी यूज करते हैं कई लोग, ठीक है, बट इसका जो लिमिटेड अमाउंट है वो ही यूज करना चाहिए जो कि मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है, इसका जो लिमिटेड अमाउंट है। नेक्स्ट है इसबगोल।
जिसे पेंटागो ओवाटा बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है। इसके जो पार्ट्स यूज होते हैं वो है हस्क और सीड, ठीक है। इसमें जो केमिकल कंटेंट है वो है म्यूसिलेज, और इसका जो यूज है वो है लैक्सेटिव, ठीक है। इसमें अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है इसबगोल को, ठीक है। अगेंस्ट इरिटेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, अगर जो पेट में कोई इरिटेशन हो जाए, ठीक है, कोई इंफेक्शन हो जाए तो उसमें भी जो है इसबगोल को यूज किया जाता है, ठीक है। अगर जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए इसबगोल को यूज किया जाता है। गूगल, जिसको कोमीफोरा विटी इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसके जो पार्ट्स यूज होते हैं वो है गम एंड रेसिन, और इसमें जो केमिकल कंटेंट है वो है गुगुलिपिड्स। इसका जो यूज है वो है ट्रीट ओबेसिटी, अगर कोई बहुत ही फैटी है, ठीक है, किसका जो वजन है वो बहुत ही ज्यादा है, फैट है, उसमें बहुत ज्यादा चर्बी है, तो उसको ट्रीट करने के लिए गूगल जो है यूज किया जाता है। आर्थराइटिस, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ता है, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है गूगल को, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ मिनरल्स हैं, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उनसे कौन कौन से जो सिम्टम्स हैं वो हो जाते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो बेसिकली जो बोन्स की डिसीजेज हैं वो हो जाती हैं, रिकेट्स हो जाता है जिसमें बोन्स की डिसीज हो जाती है, और मिल्क फीवर हो जाता है, ठीक है। फॉस्फोरस की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है जिसमें कि बोन्स जो है वो बहुत ही वीक हो जाती हैं, और पीका जिसमें कि बोन्स की डिसीज हो जाती है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट, जिंक की डेफिशिएंसी से हो जाता है पैराकिराटोसिस। इससे क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, ठीक है, स्किन के सेल्स होती हैं, वो अपनी जगह पे ना होकर किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है। इससे जो है स्किन की डिसीजेस हो जाती हैं। मैंगनीज की कमी से पैरालिसिस हो जाता है, पार्शियल पैरालिसिस, ठीक है। जो पैरालिसिस होता है, अगर पार्शियल पैरालिसिस हो तो उसे पैरालिसिस बोला जाता है। इससे क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो जो एक पर्सन है उसकी जो मूवमेंट है उसमें रुकावट आ जाती है, ठीक है। तो उसकी जो अगर वो कुछ मूव करना चाहता है अपनी बाजू को, ठीक है, अगर एक साइड की जो मूवमेंट है वो जो है या तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है, ठीक है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, जिससे कि जो हमारा थ्रोट है, ठीक है, जो थ्रोट होता है वो जो है सूज जाता है, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कोबाल्ट की डेफिशिएंसी से कोस्ट डिसीज हो जाती है, ठीक है। कोस्ट डिसीज होती है जब एनीमिया की डेफिशिएंसी हो जाती, मतलब कि एनीमिया हो जाता है इससे, ठीक है। क्या होता है कि जो ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर कोबाल्ट की डेफिशिएंसी हो तो कोस्ट डिसीज होती है, जिसमें कि आगे जाकर जो है हाइपोक्रोनिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ सब्सटेंसेस एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है ऑक्सिन। देखो जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, इनहिबिट रूट इनोंगेशन, जो रूट्स होते हैं उनको बढ़ने से रोकता है, ठीक है। एंड प्रमोट सेल डिवीजन इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में ये क्या करता है कि जो हमारा प्लांट होता है उसकी सेल डिवीजन को फास्ट करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। तो ऑक्सिन की नेक्स्ट जो है टाइप्स हैं हमारे पास, पहली है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये क्या करता है, प्रिवेंट प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप, ठीक है, फ्रूट ड्रॉप होने से रोकता है। देखो जब हमारा जो फ्रूट है वो मैच्योर नहीं हुआ, ठीक है, फ्रूट जो है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ, उससे पहले ही वो अगर फॉल हो जाए, गिर जाए जमीन पे, ठीक है, तो उसको ये रोकता है। IBA, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, ये क्या करता है, रूट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। NAA, नेफ्थालिन एसिटिक एसिड, ये क्या करता है, फ्रूट थिनर है, ठीक है, प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप, फ्रूट को जो है गिरने से रोकता है, ठीक है। 2,4-D
2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये क्या करता है, फूड सेटिंग हार्मोन है ये, ठीक है, फूड को सेट करने के लिए ये काम में लिया जाता है। ऑल्सो यूज्ड एज हर्बिसाइड, एज अ हर्बिसाइड भी इसे यूज किया जाता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है वो है साइटोकिनिन। जो साइटोकिनिन है ये डोरमेंसी ब्रेकर है, ठीक है। देखो जो डोरमेंसी होती है, सीड जो होता है हमारा, अगर उसको सॉइल में लगा दिया जाए, ठीक है, उसको सारी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जाए, उसको लाइट जो है, एयर है, ठीक है, टेम्परेचर है उसके पास, सब कुछ है, बट फिर भी वो ग्रो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि सीड के जो, या तो उसकी जो सीड कोट है वो बहुत ही हार्ड होती है, जो क्या करती है पानी को सीड के अंदर नहीं जाने देती, या फिर इसका जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस अगर आ जाए, तो अगर सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिले तो भी वो ग्रो नहीं कर पाएगा, उसे बोला जाता है डोरमेंसी, ठीक है। तो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है साइटोकिनिन एंड स्टिमुलेट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को प्रमोट करने के लिए साइटोकिनिन यूज किया जाता है, ठीक है। आगे है जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स जो है वो सेल को इलोंगेट करने के काम में लिया जाता है, ठीक है। जब सेल जो है हमारा वो बढ़ेगा तो हमारा फूड का साइज भी इंक्रीज होगा। एब्सिसिक एसिड जो है डोरमेंसी इंड्यूस्ड, ये क्या करता है कि डोरमेंसी जो है उसे ब्रेक करता है। स्टोमेटा क्लोजर, स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए इसे काम में लिया जाता है। और एंटीजिबलिन्स, ये क्या करता है कि जो एब्सिसिक एसिड होता है हमारा, ये जो हमारा जो प्लांट है उसकी ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। अगर हमें एज अ ग्रोथ रिटार्डेंट कोई हार्मोन यूज करना है तो एब्सिसिक एसिड जो है ये ग्रोथ रिटार्डेंट हार्मोन है। अगर हमें चाहिए कि इस प्लांट की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा ना बढ़े, ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड एज अ जो ग्रोथ रिटार्डेंट है वो यूज किया जाता है, इसलिए इसे एंटी जिबरेलिन्स बोला जाता है, क्योंकि जिबरेलिन्स क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। एंटी जिबरेलिन्स मतलब जिबरेलिन्स का उल्टा। तो एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ को कम करता है। इथाइलिन जो है इसे फूड को पकाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि बनाना हो गया, बनाना को जो है वो कभी भी पेड़ पे नहीं पकता, ठीक है, तो इसके लिए जो है इसका पेड़ नहीं होता वैसे, ठीक है, इसके जो हर्ब्स हैं वो होते हैं, ठीक है। तो उसको जो है बनाना को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसको फिर इथाइलिन के साथ उसे राइप किया जाता है। आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट, जो हमारी रूट और स्टेम की ग्रोथ है उसके लिए हेल्प में लिया जाता है इथाइलिन, ठीक है। ये दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, एथ्रिल एंड इथोफोन, ठीक है। जो एथ्रिल है ये एक लिक्विड फॉर्म होती है जो कि यूज की जाती है बनाना फ्रूट को राइप करने के लिए, ठीक है। बनाना को राइप करने के लिए एथ्रिल यूज किया जाता है, ये एक लिक्विड की फॉर्म में होता है। एथिफोन जो है वो एक गैसियस फॉर्म है इथाइलिन की, ठीक है। इथाइलिन की गैसियस फॉर्म अगर पूछी जाए तो एथिफोन, अगर इथाइलिन की लिक्विड फॉर्म पूछी जाए तो एथिरल, ठीक है। जो एथिफोन है इसे यूज किया जाता है अगर शुगर केन को जल्दी राइप करना है, ठीक है, शुगर केन को जल्दी राइप करना है तो इथाइफोन यूज किया जाता है। व्हीट, कॉफी, टबैको, राइस जो है अगर उनको हमें टाइम से पहले जो है हमें उसे राइप करना है, ठीक है, जो हमारी व्हीट, कॉफी, टबैको, शुगर केन, इनको अगर हमें पहले राइप करना है टाइम से तो हम इथेफोन यूज करते हैं जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। इथेनॉल जो है वो बनाना के लिए यूज किया जाता है, बनाना को राइप करने के लिए, ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लोरमिक्वेट, ये लोजिंग प्रिवेंटर है, ठीक है, इसे साइकोसल भी बोला जाता है। देखो लोजिंग होता है जब कभी भी क्या होता है कि हमारा फील्ड जो है उसमें इरिगेशन कर रखी है या फिर अगर रेन हुई है, ठीक है, हमारा जो रूट्स हैं, ठीक है, जो हमारी सॉइल है वो उसमें पानी है, ठीक है, जो सॉइल है उसमें पानी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारे क्रॉप है अगर यहाँ से बहुत ही तेज विंड आ जाए, ठीक है, तो हमारी क्रॉप जो है वो पूरी फॉल हो जाती है, रूट्स के साथ वो पूरी फॉल हो जाती है एक डायरेक्शन में। आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है कि जब बहुत तेज हवा आती है तो क्या होता है कि जो पूरे फील्ड में जो क्रॉप्स हैं वो पूरी बिछ जाती हैं, पूरी ऐसे मतलब पूरी जो है फॉल हो जाती हैं ग्राउंड तक, ठीक है, तो उसे लोजिंग बोला जाता है। लोजिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो
हार्मोन यूज किया जाता है वो है क्लोरोमिकेट, ठीक है। मैलिक हाइड्रोजाइड जो है ग्रोथ रिटार्डेंट है, ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए मैलिक हाइड्रोजाइड जो है यूज किया जाता है। प्रिवेंट अनियन स्प्राउटिंग इन स्टोरेज, अगर हमने अनियन को स्टोर कर रखा है तो उसकी स्प्राउटिंग को प्रिवेंट करता है ये। सोल्ड अंडर ट्रेड नम्स स्प्राउट स्टॉप, ठीक है, अगर इसको ये जो है इसका एक नेम है जिसके अंडर ये बेचा जाता है, ठीक है, तो स्प्राउट स्टॉप जो है वो बेसिकली मैलिक हाइड्रोजाइड ही है, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, ठीक है, कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जो भी ईयर इंपॉर्टेंट है, किस ईयर को कौन सा जो ईयर है वो डिक्लेयर किया गया था अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर, ठीक है, इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो 2004 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, ठीक है। तो 2005 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स, 2006 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, 2007 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2008 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो, 2009 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर। नेक्स्ट 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2011 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट एंड केमिस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट के लिए भी वो इंटरनेशनल ईयर था और केमिस्ट्री के लिए भी 2011, ठीक है। ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर 2012, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन 2013, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली प्लानिंग 2014, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल 2015, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस 2016, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो इन ईयर्स में से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो आपको अच्छे से ये जो सारी ईयर्स हैं ये आपको ध्यान रख लेनी है, स्पेशली 2010 के बाद के जो ईयर है, ठीक है, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है फॉरेस्ट्री डे जो मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। 10 मार्च को राजस्थान डे, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एंड 16 जुलाई को ICAR डे, ठीक है। ICAR का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1929 को जो है ICAR का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इसलिए 16 जुलाई को ICAR डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4 दिसंबर को वुमेन इन एग्रीकल्चर डे एंड 23 दिसंबर को किसान डे, ठीक है। जो किसान डे है ये चौधरी चरण सिंह जो है उनका बर्थ हुआ था 23 दिसंबर को, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जो है उनका बर्थ हुआ था 23 दिसंबर को, तो उनकी जो बर्थडे पे है किसान डे मनाया जाता है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह के जो है बर्थडे पे, ठीक है। तो ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारी आपको ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद जो है वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर एंड किसान डे 23 दिसंबर, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये सारे ही हैं, आपको सारे ही लर्न करने हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके काफी सारे चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, ठीक है। तो ये तो आपको पता होने ही चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। पढ़ने आपको सारे हैं, लर्न सारे करने, बट ये तो आपको किसी भी हालत में पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड इंडिकेटर प्लांट्स, ठीक है। देखो इंडिकेटर प्लांट्स होते हैं, मान लो कोई भी एक प्लांट है, ठीक है। देखो क्या होता है कि एक जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है, ठीक है, मान लो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है इसका जो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो सिम्टम तो सारे प्लांट्स दिखाएंगे ही, बट एक स्पेसिफिक प्लांट ऐसा होता है जो डेफिनेटली इसके सिम्टम जो है सबसे पहले दिखाएगा, ठीक है। मान लो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो कोई एक ऐसा स्पेसिफिक प्लांट होगा जो कि सबसे पहले दिखाएगा और सबसे अच्छी तरीके से दिखाएगा कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है यहाँ पे इस सॉइल में या फिर इस फर्टिलाइजर में जो है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, ठीक है।
तो उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के लिए एक स्पेसिफिक प्लांट जो है वो कंसीडर किया जाता है, जो कि उसकी डेफिशिएंसी को बहुत ही अच्छे से और पहले बताता है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है इंडिकेटर प्लांट, कि किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के लिए कौन सा जो इंडिकेटर प्लांट है वो जो है हम देखेंगे। ठीक है, वो प्लांट जो है वो इंडिकेट करेगा कि हाँ इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक प्लांट जो है वो डिसाइड किया जाता है एक न्यूट्रिएंट के लिए, उसे बोला जाता है इंडिकेटर प्लांट। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके इंडिकेटर प्लांट्स हैं कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है तो कॉलीफ्लावर और कैबेज जो है उसके सिम्टम्स को अच्छे से दिखाएंगे। फॉस्फोरस के लिए जो इंडिकेटर प्लांट्स हैं वो है रेपसीड एंड मस्टर्ड। पोटाशियम का जो इंडिकेटर प्लांट है वो है पोटैटो। कैल्शियम का कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। सोडियम का शुगर बीट एंड टर्निप। बोरॉन का सनफ्लावर एंड शुगर बीट। ठीक है, नेक्स्ट फेरस का सॉर्गम एंड शुगर बीट। मैग्नीशियम का पोटैटो। मैंगनीज का शुगर बीट, ओट एंड पोटैटो। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं इंडिकेटर प्लांट हैं अगर इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए। ठीक है, तो ये 9 के 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, देखो नाइट्रोजन और कैल्शियम का तो सेम ही है, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। ठीक है, जो फॉस्फोरस है उसके जो ऑयल सीड्स होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड जो प्लांट है लाइक रेपसीड एंड मस्टर्ड। पोटाशियम पी से पोटैटो। ठीक है, ऐसे याद रख लेना इसको। सोडियम एच से शुगर बीट। ठीक है, और इसके साथ एक टर्निप आ गया। बोरॉन के साथ सनफ्लावर एंड शुगर बीट। ठीक है, दोनों ऐसे हैं। फेरस में सॉर्गम एंड शुगर बीट। मैग्नीशियम में पोटैटो। ठीक है, तो मैग्नीशियम और पोटाशियम दोनों में पोटैटो है। ठीक है, मैग्नीशियम और पोटाशियम, देखो मैग्नीशियम पोटाशियम दोनों के लिए पोटैटो जो है इंडिकेटर प्लांट है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। मैग्नीज के लिए शुगर बीट, ओट एंड पोटैटो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मॉड्यूल, पहला मॉड्यूल है जनरल एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो थैंक यू।